कतर की राजधानी दोहा, मंगलवार का दिन दोपहर के 3:45 बज रहे हैं। अचानक जोरदार धमाके होते हैं। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और ईरान से भी बड़ा हमला है। निशाने पर हमास के लीडर थे, लेकिन हमला सबसे अमीर अरब देश पर हुआ, सबसे पावरफुल डिप्लोमेटिक फोर्स पर हुआ। कतर में हुए इस धमाके ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है। कतर पर एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए संप्रभुता नाम के बैरिकेड को भी तोड़ डालेगा। यानी अब हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल उन देशों पर भी हमले से परहेज नहीं करेगा जो अभी तक इस युद्ध से दूर रहे हैं। क्या कतर पर हुआ इजरायली वायुसेना का हमला इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड का युद्ध भड़काने जा रहा है? क्या कतर के बाद इजराइल तुर्की पर भी हमला करेगा? क्या इस्तांबुल पर एयर स्ट्राइक होगी? क्योंकि हमास के नेता तुर्की में भी रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमास को पूरी तरह मिटाने के लिए वो हर कदम उठाएंगे, फिर चाहे जमीन कोई भी हो, कहीं भी हो। कतर में हुए इस हमले के टारगेट पर थे हमास चीफ खलील अल हैया, लेकिन इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि 6 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। कतर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का हमला उसे मध्यस्थता करने यानी हमास से डील करना जारी रहेगा, और इसीलिए अब इजराइल के सामने कतर नाम का दुश्मन भी तैयार हो चुका है। الوساطة في الدبلوماسية القطرية هي جزء من هذه الهوية وستستمر، ولن يثنينا أي شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كافة القضايا المختلفة حولنا في المنطقة، وصولا لاستقرار المنطقة، وصولا لاستقرار شعوبنا في النهاية. क्या कतर इजराइल के हमलों को लेकर खामोश रहेगा या वो भी वैसे ही जवाब देगा जैसे ईरान ने इजराइल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार दिया है? तेल अवीव और हाइफा में गिरती हुई ईरान की मिसाइल देखिए। 13 जून को तेहरान पर इजराइल के हमले के बाद शुरू हुई इस जंग में ईरान ने इजराइल पर 600 मिसाइल दागी थी। इजराइल के कई शहरों का यही हाल हुआ था। फिर 12 दिन बाद अमेरिका के दखल से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। क्या कतर ऐसा ही जवाब देने की ताकत रखता है? आर्थिक रूप से सबसे मजबूत अरब देश कहा जाने वाला कतर है तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन हथियारों के मामले में ये सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम से लैस है। कतर के पास 36 रफाल फाइटर जेट हैं। कतर के पास 24 यूरोफाइटर टाइफून जेट हैं। कतर के पास 37 F-15 ईगल लड़ाकू विमान भी हैं, और ये ताकत कतर को अरब देशों में सबसे मजबूत एयरफोर्स भी बनाती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कतर इजराइल को जवाब देगा या फिर वो शुरुआती रिएक्शन के बाद खामोश बैठ जाएगा? At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. सवाल ये भी है कि क्या कतर में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस रखने वाले अमेरिका को इस हमले के बारे में पता था? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से समझिए कि अमेरिका इस हमले को कैसे देखता है। Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'll be giving a full statement tomorrow, but I would tell you this: I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. कैरोलिन लेविट की बात पर गौर करिए, क्योंकि कैरोलिन लेविट ने इजराइल को लेकर ट्रंप की पॉलिसी की पूरी पोल खोल कर रख दी है।
Well, I have a statement to read for all of you with respect to the Israeli strike in Doha, and here it is. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. कैरोलिन लेविट ने साबित कर दिया है कि इजराइल को अमेरिका से पूरी छूट मिली और कतर पर हुए हमले को लेकर एक तरह से ट्रंप का ग्रीन सिग्नल था। कतर को पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी माना जाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और डिप्लोमेटिक संबंधों को लेकर कतर ये मानता रहा है कि इजराइल उससे दूर रहेगा, लेकिन 9 सितंबर को हुई इजराइल के एयर स्ट्राइक ने सब कुछ गलत साबित कर दिया। अब या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या उनकी प्रवक्ता कैरोलिन लेविट, दोनों की बातों को लेकर कतर उलझन में पड़ गया है, क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री का दावा है कि इजराइल के हमले के 10 मिनट बाद ही ट्रंप की कतर के अमीर से बात हुई थी और उन्होंने हमले की निंदा की थी। The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack. And after that, President Trump has spoken with His Highness the Emir. He condemned the attack, and the U.S. government positioned that they have no knowledge about the attack nor any coordination about it until it started to happen. इजराइल ने हमला करके दिखा दिया है कि उसके दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब इजराइल के एक्शन ने तुर्की के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि तुर्की भी हमास के बड़े मददगार देशों में शामिल है। दोहा में वो जगह देखिए जहां इजराइल ने बम गिराए। मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों ने इस इमारत का क्या हाल किया है। यहीं पर हमास के वो अधिकारी थे जो कतर में गजा युद्ध विराम पर डील के लिए बात कर रहे थे। एक बार फिर सवाल कि ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है और अब इस युद्ध में बाकी अरब देश भी कूदेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर के लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। इजराइल ने वहां हमला किया है जो सबसे अमीर अरब देश है, जो सबसे प्रभावशाली अरब देश है, जो गैस उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद पूरी दुनिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवा चुका है। इस चमक धमक और पावरफुल डिप्लोमेसी को इजराइल के हमले ने बड़ी चोट दी है। यह अरब के गुरूर को चकनाचूर करने जैसा है। इसलिए पूरा अरब वर्ल्ड नाम के लिए ही सही इस वक्त कतर के साथ शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को बहुत ही खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने की हर हद पार कर दी है। इससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में साफ लग रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम एकॉर्ड की सभी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि इजराइल के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक गजा में युद्ध खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अब कतर में धमाकों ने रियाद में सबको अलर्ट कर दिया है। लेकिन इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड वाली संधि करने वाले यूएई ने भी इजराइल की आलोचना की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो कतर के साथ खड़ा है। इजराइल के हमले को यूएई ने विश्वासघाती बताया है। कुवैत ने भी कहा कि कतर पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है और इससे पूरे पश्चिम एशिया में आग लग सकती है। जॉर्डन, जिसके साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, उसने भी कहा कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर जो भी कदम उठाएगा वो उसका समर्थन करेगा। कतर को बड़ा साथ चीन से भी मिला है। चीन ने साफ साफ कहा है कि कतर पर हमला करके इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। 我们对有关报道深表关切。以色列空袭卡塔尔首都多哈哈马斯目标的行为，严重侵犯卡塔尔领土主权和国家安全，加剧地区紧张局势。这同有关域外国家在中东问题上立场长期严重失衡脱不开关系。 इसमें कोई शक नहीं कि कतर में धमाकों वाले मिशन को अंजाम देकर
इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड की एकजुटता को टेस्ट कर लिया है। क्या हमास को टारगेट करके किए गए धमाकों का अरबी गुरूर मजबूती से जवाब देगा या कुछ दिनों के तनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा? कतर पर इजराइल का हमला इसलिए पूरे अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि ऐसे ही हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया था। दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर की थी और ईरान ने ऐसा दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद किया था। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया। 31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब अली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना तो इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिरजादे के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप रही है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है, हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू को कहीं ना कहीं मालूम है कि कतर इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की ताकत तो रखता है, लेकिन ऐसा इरादा करना उसके लिए मुश्किल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। दरअसल यह हमला तब हुआ जब दोहा में हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में बातचीत कर रहे थे। नेतन्याहू का युद्ध किन किन देशों में फैल चुका है, इसमें गजा यानी फिलिस्तीन पहले से शामिल है। दूसरा है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इजराइल ने बड़ा झटका दिया। तीसरा है यमन, जहां नेतन्याहू की बमबारी पूरे कैबिनेट को खत्म कर चुकी है। चौथा है सीरिया, जहां जुलानी की हुकूमत पर भी इजराइल ने बम बरसाए हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम जारी है, लेकिन कब युद्ध शुरू हो जाए नहीं मालूम। और अब खाड़ी देश कतर पर इजराइल का बम गिरा है। कतर में इजराइल की बमबारी के बाद बंधकों के रिश्तेदार परेशान हैं, क्योंकि कतर ही वो देश है जिसके जरिए हमास से बातचीत अभी तक हुई है। ऐसे में बातचीत पर फुल स्टॉप का मतलब है कि बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के 22 बंधक हैं, जबकि 38 बंधकों की लाशें भी हमास के पास हैं। ये वो बंधक हैं जो हमास की कैद में रहते हुए मर चुके हैं। इसकी वजह इजराइल की बमबारी भी है और ग्राउंड ऑपरेशन भी।